हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? देखो, हमारे चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 के जितने भी मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले जो तंत्र हैं, वो सभी तंत्रों के वीडियोस बनाकर आपके पास हमने पहुंचा दिए हैं। यानी कि हमारे पाठ 2 के सभी तंत्र कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि बुक के क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर्स हम कैसे दें। उनमें अगर उन क्वेश्चंस के अंदर इन तंत्रों में से आए तो आप उन तंत्रों में से आंसर्स चेक कर सकते हैं, और कोई अदर क्वेश्चन आया है तो उसको भी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो बुक के क्वेश्चंस को हम चेक कर रहे हैं बेटा। तो आप अपनी बुक से इन क्वेश्चंस को तो आप बुक से नोट कर लेंगे, आंसर मैं यहाँ पर नंबर डाल के आपके लिए नोट कर रहा हूँ। तो आपके बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर बोलूँगा आपको, और क्वेश्चन को बोलकर उसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर नोट करूँगा। लेकिन आपको यहाँ पर जो बोर्ड के सब पर दिखाई देगा वो केवल बुक आंसर या आंसर दिखाई देगा। क्वेश्चन आप अपनी बुक से नोट कर सकते हैं। हम एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि जो सवर्णी पेशियाँ होती हैं, सवर्णी पेशियाँ, नाम लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर रहे हैं। सवर्णी पेशियाँ क्या होती है और इन सवर्णी पेशियों का क्या कार्य होता है? बताओ, सवर्णी पेशियाँ कहाँ पर होती हैं? देखो, आपका पाचन तंत्र जो है, पाचन तंत्र के अंदर पाई जाने वाली ये पेशियाँ होती है। जो पाचन तंत्र में भोजन का जब पाचन होता है, पचित भोजन हो चाहे अपचित भोजन हो, उस भोजन की गति को नियंत्रित करने के लिए पेशियाँ मदद करती हैं। और जो पाचन तंत्र में भोजन के पाचन के लिए पाचक रस आवश्यक हैं, उन पाचक रसों के श्रवण को भी ये नियंत्रित करती हैं। और अपशिष्ट पदार्थों को आपके शरीर से बाहर निकालने में भी सवर्णी पेशियाँ मदद करती हैं। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या लिखेंगे बताओ? मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से चेक करेंगे और नोट करो। विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस तथा विभिन्न स्तरों पर भोजन पाचित रस, मैं नोट करूं? चलो लिख देता हूं मैं। विभिन्न स्तरों पर भोजन कौमा पाचित रस तथा अपशिष्ट पदार्थों की गति को नियंत्रित करती हैं। कौन? सवर्णी पेशियाँ। अब यहाँ पर यह भी हो सकता है कि सवर्णी पेशियाँ क्या हैं? तो आपके शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों में, जैसे उत्सर्जन तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये जो तंत्र है, इन तंत्रों में, यानी, और अगर सभी तंत्रों के बारे में नोट नहीं करें तो हम सीधे सीधे ले सकते हैं, हमारे शरीर में भोजन तथा पाचित रस, भोजन तथा पाचित रस और अपशिष्ट पदार्थों की गति को नियंत्रित करने वाली जो पेशियाँ होती हैं उनको हम सवर्णी पेशियाँ कहते हैं। ये जो सवर्णी पेशियाँ होती हैं ये आपके मस्तिष्क के निर्देश पर कार्य करती हैं। और आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिला देता हूँ, सवर्णी पेशियाँ प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं आपकी छोटी आंत में, बड़ी आंत में। वहाँ पर भोजन की जो गति होती है, इस तरह की जो गति होती है, क्रमाकुंचन गति जिसको बोलते हैं, वहाँ पर ये उस भोजन की गति को नियंत्रित करती हैं। और उसी जगह पर भोजन के पाचन के लिए पाचक रस उसके अंदर डाले जाते हैं, तो उनकी गति को नियंत्रित करती हैं। ठीक है ना? इसके बाद आपको मैंने बताया था कि जब भोजन का पाचन होने के पश्चात जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो बड़ी आंत का जो सबसे अंतिम भाग है मलाशय,
वहाँ पर जाकर वो एकत्रित हो जाता है। और मलाशय में जब एकत्रित होता है तो मलाशय के बाद गुदा नाल द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और गुदा नाल के बाहरी भाग और भीतरी भाग में अंतः और बाह्य स्तर पर दोनों भागों में सवर्णी पेशियां उपस्थित होती हैं और ये सवर्णी पेशियां इन अपशिष्ट पदार्थों की गति का नियंत्रण करती हैं। समझ आ रही है बात? अगर ये वहाँ पर सवर्णी पेशियां नहीं होती तो आपके अपशिष्ट पदार्थों पर आपका नियंत्रण नहीं होता और वो कभी भी आपकी बॉडी से बाहर निकल सकते थे। ठीक उसी प्रकार से आपका जब मूत्राशय फुल भर जाता है और मूत्राशय जब फुल भर जाता है तो उसकी सूचना तंत्रिका तंत्र के द्वारा कहाँ पहुँचती है? सीएनएस के पास पहुँचती है। सीएनएस वहाँ से आदेश देता है तो सवर्णी पेशियाँ मूत्राशय से शिश्न के द्वारा मूत्र को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है वो कंट्रोल होती है। अगर वहाँ पर सवर्णी पेशियाँ काम करना बंद कर देंगी तो टॉयलेट रेगुलरली बाहर निकलता रहेगा। तो आपकी जो सवर्णी पेशियाँ इन जगहों पर बहुत ही प्रमुख रूप से कार्य करती हैं, इसलिए इनको हमें ध्यान रखना है। ओके, तो ये सवर्णी पेशियों का काम हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा कि कौन से दांत ऐसे हैं, कौन से दांत ऐसे हैं जो मांसाहारी प्राणियों में ज़्यादा विकसित हैं। मांसाहारी जो पशु होते हैं, पशुओं में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। कौन से दांत हैं बताओ? रदनक। रदनक दांत मांसाहारी प्राणियों के अंदर सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं। ठीक है, क्योंकि रदनक दांतों का काम क्या है बताओ? भोजन को चीरना और फाड़ना। जैसे कि आपको मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाऊं, मैंने आपको बताया था कि शेर के जो दांत आपको बाहर दिखते हैं मुंह से, कुत्ते के जो कीला से जो दिखते हैं पेने पेने दांत दिखते हैं, वो ये सब रदनक दांत हैं। ये आपके भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। मांसाहारी प्राणियों में सबसे ज़्यादा विकसित होते हैं, आपके अंदर कम विकसित होते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिग्लोटिस का मुख्य काम क्या है? ध्यान है, एपिग्लोटिस कहाँ पर है? आप अपनी नोटबुक में इसी तरह से नोट कर लें छोटे छोटे प्रश्नों को, ये बहुत ही अहमियत रखते हैं छोटे छोटे प्रश्न। एपिग्लोटिस का कार्य क्या है बताओ? एपिग्लोटिस जो होता है वो आपकी ग्रसनी के अंदर होता है। ग्रसनी के 3 भाग मैंने बताए थे, कितने? 3, नासाग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। तो कंठ ग्रसनी का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पर मांसपेशियों से, कार्टिलेज यानी कि उपास्थियों से बना एक पल्ला लगा होता है। आप अगर अपने मुंह को खोलेंगे तो वहाँ पर इस तरह की स्ट्रक्चर लटकी हुई है। मुंह के अंदर किसका? उपास्थियों से बना एक पल्ला लगा होता है और वो उपास्थियों से बना जो पल्ला है वो इस बात को सुनिश्चित करता है कि भोजन तो कहाँ जाए? भोजन नली में, और वायु कहाँ जाए? श्वास नली में। अगर भोजन कर रहे हो तो ये श्वास नली को ढक देगा और सांस ले रहे हो तो ये भोजन नली को ढक देगा। ये काम किसका होता है? एपिग्लोटिस का। तो आप इसके जवाब में क्या लिखे होगे बताओ? भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना। या तो ध्यान आ जाएगा ना आदो, भोजन है तो श्वास नली में ना जान देगो, और वायु है कहाँ ना जान देगो? भोजन नली में ना जान देगो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइमों द्वारा सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है? एंजाइम द्वारा सर्वाधिक पाचन, महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको जरूर नोट करना है। सर्वाधिक पाचन कहाँ पर होता है बताओ? गृहिणी में छोटी आंत का पहला भाग, जिसको क्या बोला था हमने? ड्यूडेनम भाग में
छोटी आंत के 3 भाग बताए थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो ड्यूडेनम जो भाग है वो आपके आमाशय के बाद ये इस तरह की जो संरचना आई थी, भाई आमाशय इस तरह से आया था ना, और यहाँ से इस तरह की जो संरचना आई थी, ये यू शेप्ड जो संरचना थी यहाँ से यहाँ तक छोटी सी, ये वाली क्या थी, ड्यूडेनम। और इसी जगह पर आकर सभी रस जो पाचक रस हैं वो आपके पाचन तंत्र में डाले जाते हैं। यहीं पर तो अग्नाशयी रस डाला जाता है, यहाँ पर ही आमाशयी रस आता है, यहाँ पर ही पित्त रस आता है इसके अंदर। इसलिए एंजाइम्स के सबसे ज़्यादा पाचन की क्रिया कहाँ पर मानी जा सकती है, ग्रहणी वाले भाग में। ठीक है ना। अगली लाइन पर हम देखते हैं, अग्नाशय से स्रवित एंजाइम कौन सा है मुख्य रूप से, अग्नाशय द्वारा प्रमुख स्रवित एंजाइम। प्रमुख एंजाइम कौन से हैं देखो, ध्यान रखो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, सबसे मुख्य तो हैं ये। और ये दोनों के दोनों ही काय को पाचन करेंगे, प्रोटीन को। तो प्रमुख प्रोटीन पाचक जो एंजाइम की श्रेणी में आते हैं वो ये दोनों आते हैं। प्रमुख प्रोटीन पाचक एंजाइम की श्रेणी में कौन आते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन हार्मोन। कहाँ से निकलेंगे, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा। अग्नाशय ग्रंथि के बारे में थोड़ी सी बात ध्यान दिलाऊं आपको। अग्नाशय ग्रंथि को अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियां कहा जाता है। ये एक मिश्रित प्रकार की ग्रंथि होती है, क्योंकि ये एंजाइम्स भी स्रावित करती है और हार्मोन भी स्रावित करती है। हार्मोन कौन कौन से हैं, इंसुलिन हार्मोन और ग्लूकागोन, मधुमेह रोग वाला हार्मोन इंसुलिन इसी से निकलता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बाएं फेफड़े के अंदर कितने खंड होते हैं। बायां जो आपका फेफड़ा है उस बाएं फेफड़े में कितने खंड पाए जाते हैं, ध्यान करो। श्वसन तंत्र में से ध्यान करिए, फेफड़ों की जो स्थिति आपको लिखाई थी वहाँ पर बाएं फेफड़े में 2 खंड, बाएं फेफड़े में कितने खंड, 2 खंड, और दाहिने में कितने को हैं, 3 लिख देता हूं मैं। तथा दाहिने फेफड़े में 3 खंड होते हैं। ठीक है, बाएं फेफड़े में तो 2 खंड हैं और दाएं फेफड़े में 3 खंड हैं। नेक्स्ट बात करें, एल्वियोलाई में क्या पाया जाता है, एल्वियोलाई कहते क्या भैया, एल्वियोलाई किसको बोलेंगे, एल्वियोलाई। और ये एल्वियोलाई कहाँ पाई जाती है, देखो एल्वियोलाई बोलते हैं हम कूपिका को। किसको बोलेंगे, कूपिका को। और कूपिका कहाँ पाई जाती है, फेफड़े के अंदर गुब्बारे नुमा संरचना जहाँ पर गैसों का विनिमय होता है, इसको अंग्रेजी में एल्वियोलाई बोलते हैं। और ये एल्वियोलाई में ये किसकी बनी होती है, सल की उपकला ऊतक की बनी होती है। एल्वियोलाई में सल की उपकला कोशिका पाई जाती हैं। सल की उपकला कोशिकाएं इसके अंदर पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट लिखें, रक्त का तरल
या द्रव भाग, रक्त का तरल या द्रव्य भाग कौन सा है बताओ? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग तो कौन सा है? प्लाज्मा। तो ठोस कौन सा है? ठोस भाग है रक्त कणिकाएं। कणिकाएं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 3 कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा 55% भाग बनाएगा, ये 45% भाग बनाती है आपके रक्त का। नेक्स्ट है लाल रुधिर कणिकाओं का विकास कहाँ पर होता है? यानी कि आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? लाल अस्थि मज्जा में। लाल अस्थि मज्जा में। और यहां पर ही बताओ, खून का निर्माण भी यही होता है, आरबीसी का भी निर्माण यही होता है, डब्ल्यूबीसी का भी निर्माण यही होता है। तो खून के सब सबरे को निर्माण यही होगा, तो आरबीसी का निर्माण भी कहाँ होगा? लाल अस्थि मज्जा में। अब मैं यहाँ पर बात पूछ रहा हूँ, शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है बताओ? ब्लड बैंक किसको बोलते हैं? शिशुओं में रक्त निर्माण प्लीहा में होता है। कहाँ पर होता है? प्लीहा में। शिशुओं के अंदर रक्त का निर्माण कहाँ पर होगा? प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को हमारे शरीर की क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। क्या बोला जाता है? ब्लड बैंक। ठीक है ना। और देखते हैं अब हम अगला क्वेश्चन। देखो, श्वेत रक्त कणिका जो मैंने आपको वहां पर बताई थी वो कौन कौन सी थी? ध्यान करो। WBC 2 ही, कौन कौन सी? कणिकाणु और अकणिकाणु, 2 प्रकार के हैं ना, कणिकाणु और अकणिकाणु। ठीक है ना। फिर कणिकाणु को कितने भागों में बांटा गया था बताओ? कणिकाणु को कितने भागों में बांटा गया था रक्त को? WBC को। जो कणिकाणु WBC थी उस कणिकाणु WBC को आगे 3 भागों में बांटा गया था। नोट कर दूं? कणिकाणु के 3 भाग कौन कौन से? इओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है ना। इनको तो 3 भागों में बांटा गया था। और अकणिकाणु को 2 भागों में बांटा गया था। अकणिकाणु को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में। कौन कौन सा? लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। इसके 2 भाग थे, यहाँ पे नोट कर दो। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। अब देखो, फिर लिम्फोसाइट जो थी उसको हमने फिर से 3 भागों में बांट दिया था। भाई लिम्फोसाइट फिर से 3 भागों में बांटी ना। पहली कौन सी? बी लिम्फोसाइट। दूसरी कौन सी? शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टी लिम्फोसाइट। और तीसरी कौन सी? प्राकृतिक मारक कोशिका। ठीक है। एक चीज और ध्यान रखियो, WBC को एक नाम और कहा जाता है, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। WBC को ल्यूकोसाइट
भी कहते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं है जाए कि पूछ ले ल्यूकोसाइट को कितने भागों में बांटा गया है, तो ल्यूकोसाइट कौन है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी को कितने भागों में बांटा गया है? समझ आ रही है ना बात? तो चाहे डब्ल्यूबीसी को नाम आ जा और चाहे कौन को नाम आ जा, ल्यूकोसाइट को, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके आगे हम बात करते हैं, ऊपर से इसको मैं मिटा दूंगा भाई साहब। बताइए सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? बताओ। सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन से हैं? बताइए। सर्वदाता रक्त समूह तो ओ है और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है? ओ वर्ग, ठीक है ना। और सर्वग्राही कौन सा है? ए बी वर्ग। अब यहाँ पे अगर ये प्रश्न और आ जाए कि कौन सा रक्त समूह ऐसा है जहाँ में कोई भी प्रतिजन नहीं पाया जाता, या फिर ये कह दिया जाए कि कौन सा समूह है जिसमें दोनों प्रतिजन पाए जाते हैं, तो देखो ओ वर्ग में ए व बी, यहीं पे नोट कर रहा हूं, दोनों प्रतिजन नहीं होते। ये तो बात क्या कहेगी ओ वर्ग की। और ए बी वर्ग में प्रतिजन ए व बी दोनों होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, प्रतिजन ए और बी दोनों कौन से रक्त वर्ग में नहीं होंगे? ओ वर्ग में नहीं होंगे, और ए बी वर्ग में दोनों प्रतिजन पाए जाएंगे। अब बताओ परिसंचरण के दौरान आपके हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? 2 बार। परिसंचरण के दौरान हमारे हृदय से रक्त कितनी बार गुजरेगा? बताओ। 2 बार गुजरता है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? दोहरा परिसंचरण, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? मुख्य रूप से किसका उत्सर्जन करता है? प्रमुख उत्सर्जक अंग कौन सा है? वृक्क। और वृक्क किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का। तो मनुष्य मुख्य रूप से यूरिया, और ये क्या है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट। यूरिया को क्या बोलोगे आप? नाइट्रोजनी अपशिष्ट निकालता है, ठीक है। अगले फिर छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और देखें। बताओ ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाता है? अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस कहाँ पाया जाएगा? बताओ। बोमन संपुट में। नेफ्रॉन में बोमन जो संपुट होता है उसके अंदर पाया जाता है।
नेफ्रॉन के अंदर जो वुमन संपुट होगा ना, उसके अंदर कौन होगा? ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट बात करें हम, मानव में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से हैं बताओ? प्राथमिक लैंगिक अंग देखो, नर में तो कौन सा है बताओ? वृषण, ठीक है ना। और मादा में कौन है? अंडाशय। सही है, ध्यान रखो। मनुष्य में जो प्राथमिक लैंगिक अंग हैं वो कौन कौन से हैं? नर में तो है वृषण, और मादा के अंदर कौन है? अंडाशय। अब एक चीज और बताओ, लैंगिक हार्मोन नर में लैंगिक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। मादा में दो हैं, एस्ट्रोजन, दूसरा कौन सा है? प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना। दो हार्मोन है। अगला पॉइंट नोट करें, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को कहाँ पहुंचाती हैं? बताओ, ध्यान हो तो। आपको बताया था मैंने, तंत्रिका कोशिका 3 प्रकार की होती है। दोबारा आते देख लो ध्यान करके। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की बताई मैंने? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और मिश्रित तंत्रिका कोशिका। 3 बताई ना। तो संवेदी तंत्रिका कोशिकाओं को काम तय होगा कि आपके शरीर के अंदर से संवेदनाओं को ग्रहण करके किसको पहुंचाना? मस्तिष्क को, ठीक है ना। इनका काम तो क्या हो गया? शरीर के अंदर से जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी उद्दीपन आ रहा है, उस उद्दीपन को पकड़ेंगे और पकड़कर कहाँ पहुंचाएंगे? मस्तिष्क को। और प्रेरक तंत्रिकाओं का काम है कि मस्तिष्क ने इन संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा पहुंचाई गई जो सूचनाएं वो मस्तिष्क ने ग्रहण करी है, और वहाँ से जो कोई आदेश देगा, मस्तिष्क क्या देगा? आदेश। उस आदेश को कहाँ तक पहुँचाना है? अंगों तक, कार्यकारी अंगों तक। और मिश्रित तंत्रिका कोशिका जो होती है वो दोनों प्रकार का कार्य कर सकती है। ये संवेदनाओं को यानी कि उद्दीपनों को लेकर मस्तिष्क को पहुंचा भी सकती है, और मस्तिष्क तेरे आदेश लेके अंगन तक को पहुंचा सके। तो मुख्य रूप से संवेदी और प्रेरक तंत्रिका कोशिका का काम में ध्यान रखना है हमको। संवेदी शरीर से मस्तिष्क को उद्दीपनों को ले जाएगी, और प्रेरक मस्तिष्क से अंगों तक उद्दीपनों को पहुंचाएगी। तो हम नोट करेंगे, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को मस्तिष्क से कहाँ पहुंचेंगी? अंगों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पाया जाता है बताओ? कहाँ होता है? मध्य मस्तिष्क में। मध्य मस्तिष्क में कितने पिंड होते हैं? 4। मध्य मस्तिष्क में 4 ठोस पिंडों को क्या बोला जाएगा बताओ? 4 ठोस पिंडों को कार्पोरा
जेमिना कहा जाता है। तो कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहाँ पा गया? मध्य मस्तिष्क में। और एक मस्तिष्क में एक संरचना और थी जिसको क्या बोला था? कार्पस कैलोसम पट्टी। कार्पस कैलोसम पट्टी कहाँ पर होती है बताओ? अग्र मस्तिष्क के प्रमस्तिष्क को दो गोलार्ध में बांटने वाली पट्टी। प्रमस्तिष्क में दो दाएं और बाएं दो गोलार्ध पाए जाते हैं ना, और उनके बीच में एक लंबी गहरी दरार होती है, और लंबी गहरी जो दरार होती है वो दरार ही इस प्रमस्तिष्क को दाएं और बाएं गोलार्ध में बांटती है। तो इस दरार को ही क्या बोला जाता है? कार्पस कैलोसम पट्टी। इस पट्टी के द्वारा ही हम पहचान पाते हैं कि ये तो दायां पार्ट है और ये बायां पार्ट है। नेक्स्ट देखेंगे, बताओ दैनिक लय नियमन के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी है? दैनिक लय नियमन के लिए पीनियल ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है भैया? दैनिक लय नियमन की पीनियल ग्रंथि उत्तरदायी है। अब बताओ पीनियल ते कौन सा हार्मोन निकले हो? बोलो, ध्यान करो। पीनियल जो ग्रंथि थी उस पीनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकला था? मेलेटोनिन। मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं यहां पे, मेलेटोनिन। ठीक है ना? अगला प्रश्न देखते हैं हम। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 23 नंबर है। क्वेश्चन आप बुक से देखेंगे, मैं यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ, सिर्फ बोल रहा हूँ क्वेश्चन को। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मकता की इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका। चलो लिखता हूँ मैं, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मूलभूत इकाई होती है ये। चलो और लिख देता हूँ इसको सही। क्रियात्मकता की मूलभूत इकाई को, मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ठीक है ना? चलो आप क्रम से लिख लो इनको। देखो पाचन तंत्र की परिभाषा आपको मैंने लिखा दी है। सवर्णी पेशियों का काम मैंने अभी आपको नोट कराया था। पाचन तंत्र में सम्मिलित ग्रंथि कौन सी हैं? पाचन तंत्र में शामिल होने वाली ग्रंथि यानी कि प्रमुख पाचक ग्रंथि कौन सी हैं? बताओ। यकृत, अग्नाशय और लार ग्रंथि, तीनों का वर्णन आपको करा चुके हैं। वहाँ से आप इनको ज़्यादा डिटेल में देख सकते हो। ठीक है ना? अगला देखते हैं।
कृंतक दांत क्या काम करते हैं? जो कृंतक दांत हैं वो क्या काम करेंगे? कृंतक दांत भोजन को कुतरने का काम करते हैं, भोजन को काटने व कुतरने का। कुतरने का कार्य करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पर, आमाशय के कितने भाग होते हैं? आमाशय के बताओ कितने भाग है? ध्यान हो तो 3 भाग बताए थे ना। पाचन तंत्र की संरचना में आप लोग देख सकते हो आमाशय को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया था। तो 24 पे लिख रहा हूं मैं, आमाशय के 3 भाग होते हैं। पता कौन कौन से? कार्डियक भाग, ठीक है ना। दूसरा जठर निर्गमी भाग, तीसरा फंडस भाग, ठीक है ना। पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ पर होता है? पचित भोजन का सर्वाधिक अवशोषण, अवशोषण को काम तो केवल कहाँ पे हुआ है? छोटी आंत में, ठीक है ना। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि बताओ, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। जो क्या स्रावित करती है? पितरस। क्या स्रावित करती है? पितरस। नेक्स्ट देखते हैं, टाइलिन एंजाइम कौन सी ग्रंथि स्रावित करती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से टाइलिन और याई को दूसरा नाम कहो एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम स्रावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये मुख्य छोटे छोटे प्रश्न इस पाठ में से एक नंबर का छोटा प्रश्न आता है, इसलिए मैं ये छोटे छोटे सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर नोट करवा रहा हूँ। तो आप ध्यान रखेंगे, स्वर यंत्र में कितनी उपास्थि होती हैं? स्वर यंत्र में 9 प्रकार की उपास्थि होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य की जो श्वास नली है, मनुष्य के अंदर जो श्वास नली पाई जाती है, उस श्वास नली के अंदर श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? भाई मनुष्य के अंदर जो श्वास नली होती है उसमें श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? श्वास नली में श्लेष्मा का निर्माण कौन करता है? उपकला। श्लेष्मा का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? उपकला के द्वारा। अगला देखें,
एक सामान्य व्यक्ति में कितना खून होता है? एक सामान्य व्यक्ति में 5 लीटर। चलो हिंदी में 5 लीटर, कई बार 5 से 6 लीटर लिखा होता है, रक्त होता है। यहाँ पर ध्यान रखना, रक्त का पीएच कितना है? 7.4, हल्का क्षारीय माध्यम होता है। अगला, सामान्य व्यक्ति का रक्त लिख लिया आपने। अब बताओ आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 5 से 6 दिन, बिम्बाणु और बिम्बाणु ते का कहते हम प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन। ठीक है। अशुद्ध रक्त को देखो, शुद्ध रक्त तो काई में प्रवाहित है, शुद्ध रक्त धमनी में, वह अशुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होगा? अशुद्ध रक्त सिरा में प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त को कहाँ पर प्रवाहित हो रहा है? धमनियों के अंदर। और अशुद्ध रक्त कहाँ पर प्रवाहित हो रहा है? सिराओं के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हृदय आवरण किसे कहते हैं? हमारे हृदय के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली से बना आवरण चढ़ा होता है, जो हृदय की बाहरी आघातों से रक्षा करता है। इसको क्या बोलोगे? हृदय आवरण। देखो या कोई एक दूसरा नाम भी है, कई बार आ जाए, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं, महाशिरा का काम क्या होता है? महाशिरा का काम शरीर के विभिन्न भागों से शिराओं द्वारा एकत्रित अशुद्ध रक्त को महाशिरा द्वारा हृदय के कौन से भाग में डायरेक्ट बताओ?
अशुद्ध है, दाएं में जाएगा, दाएं आलिंद में डालती है। महाश्रा का कार्य क्या हो गया? अशुद्ध रक्त को हृदय के दाएं आलिंद में पहुंचाना, महाश्रा का कार्य हो गया। और अगर महाधमनी को पूछा जाए तो हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। अमोनिया के उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बताओ? अमोनियोत्सर्ग, अमोनिया उत्सर्जन। की प्रक्रिया। अमोनिया उत्सर्गी, या अमोनोत्सर्जन, अमोनोत्सर्ग कहलाती है। ध्यान है, अमोनिया के उत्सर्जन को कैसे पानी की जरूरत है? अधिक पानी की। तो मैं कोष्टक में लिख रहा हूं, इसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है, अधिक जल की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग, मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग, हाँ, उसका प्रमुख उत्सर्जी अंग बताओ? वृक्क। वृक्क है ना, कितने एक व्यष्टि निकाय है बताओ? 75 से 80% तरल अपशिष्टों को आपके शरीर से बाहर निकालता है। तरल अपशिष्टों को बाहर निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऊपर से नोट हो गए होंगे। नेक्स्ट है, अंडाणु निर्माण करने वाला अंग कौन सा है? अंडाशय। स्त्रियों के लिंग हार्मोन मैंने लिख ही दिया। प्लेसेंटा का रोपण क्या होता है देखो बताओ? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा ये क्या होता है? यह मां और शिशु यानी कि गर्भस्थ शिशु के मध्य, मां और गर्भस्थ शिशु के मध्य एक योजक कड़ी है, जिसके द्वारा शिशु मां के रक्त से, मां के रक्त से पोषण व ऑक्सीजन, पोषण व ऑक्सीजन प्राप्त करता है और इसी के द्वारा अपशिष्टों को
इसी के द्वारा अपशिष्टों को मां के रक्त में छोड़ता है, मां के रक्त में छोड़ता है। पता प्लेसेंटा का रोपण कहाँ होगा? प्लेसेंटा का रोपण गर्भाशय में होता है। कहाँ पर होगा? गर्भाशय के अंदर होगा। ये प्लेसेंटा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, गौर से देखना है इसको बेटा। विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी तंत्र कौन से हैं? 2 तंत्रों के नाम बताए थे मैंने। विभिन्न अंगों के मध्य समन्वय स्थापित करने वाले तंत्र बताओ। तंत्रिका तंत्र और दूसरा कौन सा था? अंतःस्रावी तंत्र। दो तंत्र मिलकर समन्वय स्थापित करते हैं। ठीक है, इसको और मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा। इसके बाद धूसर द्रव्य कहाँ पाया जाता है? बताओ, धूसर द्रव्य और श्वेत द्रव्य दोनों, अगर तुमने ध्यान है तो दोनों ने बताओ। देखो, प्रमस्तिष्क के जो गोलार्ध होते हैं, प्रमस्तिष्क के 2 लोग गोलार्ध बताए थे ना, दाएं गोलार्ध और बाएं गोलार्ध। तो प्रत्येक गोलार्ध में धूसर द्रव्य पाया जाता है जो उसका कॉर्टेक्स कहलाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रमस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में मस्तिष्क के प्रत्येक गोलार्ध में पाया जाने वाला द्रव, जिसे क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स भाग, जिसे कॉर्टेक्स कहते हैं। और मध्य में, बीच में पाए जाने वाला द्रव अंदर की ओर क्या पाया जाता है? श्वेत द्रव। इसमें कई तंत्रिकाएं होते हैं, इसमें तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। धूसर द्रव के अंदर तो क्या होती है? तंत्रिकाएं होती हैं। और प्रमस्तिष्क के मध्य भाग में, यहीं लिख रहा हूं मैं, तथा इसके भीतरी भाग में श्वेत द्रव। भीतरी भाग में कौन सा द्रव है? श्वेत द्रव होता है, जिसे क्या बोलेंगे? मेडुला। बाहरी भाग थे तो कॉर्टेक्स कह रहे हैं, जब दूसरा द्रव्य, और भीतरी भाग जिसके अंदर श्वेत द्रव पाया जाता है उसको क्या बोल रहे हैं हम? मेडुला। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम, न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखो। मैंने आपको उदाहरण लिख दिए थे।
न्यूरो ट्रांसमीटर। न्यूरो ट्रांसमीटर के उदाहरण मैंने आपको दो लिखे थे, एड्रेनलिन और दूसरा था डोपामीन। एड्रेनलिन और डोपामीन, ठीक है ना। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन का नाम पता है, थायरोक्सिन। और एड्रेनलिन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन, एड्रेनल ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ थोड़ा सा। आपातकालीन हार्मोन कौन से बताओ, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है ना। एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, इनको डो एंड डाई हार्मोन भी बोलते हैं। और ग्रंथि का नाम क्या है, एड्रेनल ग्रंथि। कहाँ पर होगी ये, वृक्क के ऊपर टोपी नुमा आकार में। कहाँ पर होगी, वृक्क के ऊपर टोपी नुमा आकार में। देखो ये सभी मैंने छोटे छोटे जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर नोट कर दिए हैं। इसके अलावा बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, बुक के अंदर जितने भी प्रश्न आपके एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, सभी के आंसर मैंने आपको नोट्स के अंदर नोट लिखा दिए हैं। तो आप लोग अपनी बुक का प्रत्येक क्वेश्चन चेक करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन चेक करने के बाद मुझे बताएंगे कि सर हमसे इस क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है, मैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका चैप्टर 2 समाप्त कर रहा हूँ। ये आपका मानव तंत्र का जो पार्ट है उसको हम यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं। ओके, टेक केयर।